लेखक, चिंतक अलग अलग प्रकार के किताबों पर यहाँ पर संवाद स्थापित हो चुके हैं। महीने के पहले सोमवार और तीसरे सोमवार में यह संवाद होता है और 6 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है। 6 बजे बिल्कुल इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाती है। उसके साथ साथ एक भी संवादक यहाँ पर रिपीट नहीं हुआ है, एक भी किताब यहाँ पर रिपीट नहीं हो पाई है। कोरोना के समय में भी कार्यक्रम चलता रहा, बीच में कई दिक्कतें आई, उसमें भी ये कार्यक्रम चलता रहा। अखंडित रूप में लगभग 326 किताबों पर संवाद यहाँ पर स्थापित किया गया है। आज 327वां आज का यह संवाद लगभग 1.5 घंटे का यह कार्यक्रम होता है, जिसमें 1 या सवा घंटे तक संवादक किसी किताब पर संवाद स्थापित करते हैं। उसके बाद श्रोताओं के साथ चर्चा होती है, संवाद होता है। उसके बाद जिनका जन्मदिन इस महीने में होता है उनको जन्मदिन की भेंट किताब के रूप में दी जाती है। संवादक का अनौपचारिक रूप में स्वागत होता है, सत्कार होता है और उसके बाद अध्यक्षीय समारोह उसके बाद होता है। लगभग 5 मिनट का अध्यक्षीय समारोह होता है। अध्यक्ष का चयन भी लगभग इसी कार्यक्रम की शुरुआत में किया जाता है। पूर्व नियोजित अध्यक्ष का चयन इसमें होता नहीं है, केवल संवादक और किताब की जानकारी होती है सबको। और श्रोताओं में कई लोग शिक्षक है, वकील है, व्यापारी है, अलग अलग प्रकार के रिटायर्ड कर्मचारी है, अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले और किताबों पर प्रेम करने वाले सारे श्रोता यहाँ पर आते हैं। इस प्रकार से कार्यक्रम लिया जाता है। आज का ये 327वां संवाद यहाँ पर डॉक्टर शशिकला राय हमारे बीच उपस्थित है। सुनील गुप्ता और सुनेत्रा चौधरी द्वारा लिखित ब्लैक वारंट किताब पर मैडम संवाद स्थापित यहाँ पर करेगी। मैडम का अल्प परिचय मैं यहाँ पर आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि परिचय इतना बड़ा है मैडम का कि उसको चंद शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल काम है। मैडम प्रोफेसर है हिंदी विभाग, सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे में, एक विद्यार्थी की अध्यापिका, उसके साथ साथ किताबों पर असीम प्रेम करने वाली एक अभ्यासु वक्ता, लेखिका के रूप में मैडम परिचित है। एक बहुत ही संवेदनशील हृदय इनको मिला हुआ है। कई ऐसे प्रसंग मैं बता सकता हूँ कि 2006 में मैं जब पुणे विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गया, तभी मुझे लगता है मैडम की ज्वाइनिंग वहाँ पर हो गई थी। उसी साल मैडम विभाग में आई थी और मैडम का छात्रों से ऐसा नाता था कि एक बार मैडम को बता दूं कि नाना का देहांत हो गया तो हम लगभग पुणे से 200 किलोमीटर एक आदिवासी इलाके में हम गए थे। मैडम हमारे साथ थी। हमारी एक छात्रा सुरेखा के पिता का देहांत हो गया था, उस समय भी मैडम हमारे साथ थी। कैंटीन में मैडम हमारे साथ, हम जन्मदिन मनाते थे, 100-150 छात्र होते थे। मेन बिल्डिंग की जो ऐतिहासिक इमारत है पुणे में, उसके पीछे, तो वहाँ पर लगभग 100-150 छात्र उपस्थित होते थे। मैडम उसमें भी सम्मिलित होती थी छात्रों के साथ। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैडम घर जाती थी तो मैडम को छोड़ने के लिए भी 10-20 छात्र हम जाते थे। और जब मैडम आती थी विभाग में तो तब भी हम 15-20 छात्र उनके साथ में होते थे। इस प्रकार का हमारा नाता था। किसी छोटे महाविद्यालय की लाइफ का ग्रंथालय नहीं होगा, ऐसा मैडम का खुद का ग्रंथालय है। किताबों से इतना प्रेम करने वाला मुझे नहीं लगता है कि महाराष्ट्र में आप दूसरा कोई होगा। मैं अनौपचारिक रूप में मैं जिन 2 लोगों को महाराष्ट्र में मैं अपना गुरु अनौपचारिक रूप में मानता हूँ, ऐसे 2 लोग, एक जिनमें राजन खान और दूसरी डॉक्टर राय मैडम। देश के नामी गणमान्य पत्रिकाओं में मैडम के कई आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। राजस्थान की संस्कृति पर मैडम ने 2 साल काम किया है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी जो तीन प्रथा है, उस पर भी मैडम ने बहुत बड़ा काम किया है। उस पर मैडम की 2 किताबें भी आई है हिंदी में, उसका ट्रांसलेशन भी मराठी में हो चुका है। जिंदा कहानियां नाम से भाग 1 भाग 2 उन्होंने लिखा है और उसका मुझे लगता है कि मराठी में जित्या जागत्या
कथा नाम से उसका ट्रांसलेशन हो चुका है, जिंदा कहानियाँ। वस्तुतः उनके परिचय को चंद शब्दों में, जैसे मैंने अभी कहा, तो समेटना बहुत मुश्किल काम है। उनकी वाणी से ही उनका सही परिचय आपको मिलेगा। उनके शब्दों में एक प्रकार की मधुरता है, विचारों में एक प्रकार की ताजगी है। यथार्थ और सत्य के आधार पर वे अपने विचार प्रस्तुत करती है। सही मायने में अगर मैं कहूँगा तो मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, मैं कहूँगा तो उनके सही रहेगा। मैं आमंत्रित करता हूँ मेरी गुरु डॉक्टर शशिकला राय मैडम को कि आप ब्लैक वारंट किताब पर अपना मंतव्य प्रस्तुत करें। जोरदार तालियों के साथ हम मैडम का स्वागत करेंगे, डॉक्टर शशिकला राय मैडम। नमस्कार। मुझे इस तरह से बंधन की आदत नहीं है। मैं बहुत उन्मुक्त जी हूँ। सबसे पहले तो मुझे आप लोगों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि सर्दी की हल्की सी शाम हो, फिर भी इतने लोग इतनी मुस्तैदी के साथ किसी छोटी सी जगह पर किसी किताब के बारे में सुनने के लिए अगर इतनी हसरत पाले हुए लोग हैं, तो सबसे पहले आप लोग, अगर मेरे बहुत सारे हाथ होते तो मैं आप लोगों के लिए तालियां बजा देती, लेकिन आप मेरा साथ दें। और बाला हमारे विद्यार्थी रहे हैं, तो मुझे एक प्रसंग याद आता है। बाला ने मेरे बारे में मेरी शिकायत करते हुए लिखा था, मुझ पर एक लेख लिखा है कि मैम की बुरी बात है कि मैं अपनी किताबें किसी को नहीं देती। सच में नहीं देती, लेकिन मैंने कभी कहा ही नहीं कि मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत सारी बुरी बातें मुझ में हैं, और किताबें क्यों नहीं देती उनको भी पता है। लेकिन ये ऐसी बैच रही है कि मुझे बहुत, कृति चर्चा सत्र हमने शुरू किया था बाला 2006 में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं इस तरह से देखती हूँ कि अलग अलग जगहों पर आप किताबों के बारे में हम नहीं कहते। कई बार लोग कहते हैं ना कि किताबों के बारे में, हम कौन है, किताबें कहती हैं। सफदर हाशमी का जो शब्द है वो यही है कि किताबें कहती हैं, क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती, पर इसने मुझे जो बताया वो मुझे बहुत आश्चर्य में डाल दिया। किताबों के बारे में तो मैं बात करूँगी ही करूँगी, पर मैं अकेली नहीं हूँ किताबों से प्रेम करने वाली। आप लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि भगत सिंह की जो बहुत प्रिय पंक्तियाँ थी मुझे याद आ रही है कि कुछ इस तरह वाकिफ थी मेरी कलम मेरे मिजाज से कि इश्क भी लिखना चाहूँ तो, क्रांति और शब्द मुझे भी भूल रहा है, इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। क्या बात। तो निश्चित रूप से, और जिस दौर में हम लोग हैं, तो गजल की एक पंक्ति कहूँ कि बात करनी कभी मुझे मुश्किल ऐसे तो न थी जैसे अब है तेरी महफिल कभी ऐसे तो नहीं थी। तो निश्चित रूप से जिस दौर में हम और आप जी रहे हैं उसमें बात करने के लिए समय जुटाना और दूसरी बात कर पाना दोनों ही बहुत मुश्किल काम है। देश जिन हालातों से गुजर रहा है उसमें क्या हम लोग सचमुच बात कर पा रहे हैं? तो अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि बात करने की कितनी सारी सजाएं लोग भोग रहे हैं। तो लोकतंत्र, रघुवीर साहब की पंक्ति है, लोकतंत्र का अंतिम क्षण है कहकर आप हंसे। तो महज किताब की बात नहीं है, बात है इन किताबों के रास्ते हम लोग संविधान बचाएंगे। इन किताबों के रास्ते स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की बात हम करेंगे। हम उस दौर में है जब पूरी दुनिया में मानवाधिकार आयोग तमाम प्रश्न उठाता रहा है, लेकिन ठीक उसी दौर में मॉब लिंचिंग भी होती रही है, गालियाँ भी होती रही है, संसद में भी अभद्र शब्दों का प्रयोग होता रहा है। तो ये सारी बाहरी घटनाएं जो हमेशा हम लोग सुनते हैं उस पर लोग लिखते हैं, लेकिन पैरेलल एक दुनिया है जो अंदरूनी दुनिया है जिसे हम नहीं जानते। तो अंदर की दुनिया की बात हमें कौन बताएगा?
जो अंदर के लोग हैं, सिस्टम के लोग हैं, शैक्षणिक संस्थानों के भीतर क्या चलता है। जब कोई लक्ष्मण यादव आता है, एक प्रोफेसर की डायरी जैसी किताब लिखता है, तो हमको समझ में आता है कि शैक्षणिक संस्थान उतने खूबसूरत नहीं है जितने बाहर से दिखते हैं। अस्पतालों में क्या चलता है, जब कोई डॉक्टर आता है क्लोरोफार्म या ह्रास चक्र जैसी किताबें लिखता है, तब हमें समझ में आता है कि अस्पतालों में मतलब इस हद तक कि किताबें करती क्या है, किताबों पर बात क्यों होनी चाहिए, इस हद तक हमें आश्चर्य होता है कि तांत्रिक और डॉक्टर लगभग एक बराबर खड़े हैं। दोनों मौत का डर का धंधा करते हैं और दोनों ही अपने अपने तरीके से लूटते हैं, क्योंकि हम दोनों में ही डर जाते हैं। जितना हम राहु केतु से डरते हैं उतना ही हम ब्लॉकेज से भी डरते हैं, क्योंकि हमको नहीं पता ना कितना ब्लॉकेज है, और हमको लगता है कि 90% उसने कहा तो हम मरे। और ये बीमार हम तब तक होते हैं जब तक दिखाते नहीं है। तो मैं कोई पूछता है कि आप का डायबिटीज कैसा है, मैं जब तक नहीं दिखा रहे तब तक ठीक है। तो दोनों ही डर का धंधा करते हैं। तो जब डॉक्टर कोई लिखता है तो हमें एक और दुनिया का समझ में आती है कि जो पर्दादारी है, जिसके भीतर आप झांक नहीं सकते, जिसके भीतर हमारे जाने के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा है, उनके बारे में हम कैसे जाने। उनके बारे में जब उसके भीतर का कोई व्यक्ति आता है, जब वो लिखता है, तब हमको समझ में आता है दुनिया ऐसी भी है। तो एक ऐसी ही किताब ब्लैक वारंट है, इसका मतलब फांसी नामा। जिस दिन किसी की फांसी देने की तिथि, जिस दिन जज दे देता है, मुकर्रर हो जाती है तारीख, उसी दिन ब्लैक वारंट जारी कर दिया जाता है। तो तिहाड़ जेल में देश का सबसे बड़ा जेल 200 एकड़ में फैला हुआ, तो जमीनी या भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, पर तिहाड़ जेल का पर्यावरण कैसा है, उसके अंदर इनह्यूमन अमानवीय घटनाएं कैसी हैं, वहाँ उत्पीड़नकारी व्यवस्था कैसी है, जेल सुधार गृहों के नाम पर क्या क्या चलता है, हम लोगों को कैसे पता चलता। क्या अगर हम लोग रिसर्च के भी नाम पर जाते तो कोई हमें जाने देता? नहीं जाने देता। क्या हमें कोई बताता? नहीं बताता। पर इस जेल के भीतर की इन सारी घटनाओं को वहाँ के अधीक्षक सुनील गुप्ता ने लिखा और साहस किया लिखने का। ये बहुत बड़ी बात थी कि आप जिस सिस्टम में हो, उस सिस्टम से निकलकर अगर उसके विरुद्ध कोई पोल खोल देते हैं, इतना तो अपने जज भी कह के मुकर गए, हम सब जानते हैं कि हमारे न्यायाधीश भी 3-3 आए और उन्होंने कहा हम पर प्रेशर है, बाद में वो मुकर गए। तो क्योंकि भूख हमको केवल पैसे की नहीं है, जिनके पास पैसे हैं उनको सत्ता की भूख है, जिनके पास सत्ता है उन्हें यश की भूख है, और इस सारे हमको कहीं कहीं भ्रष्टाचार की ओर ले जाते हैं, क्योंकि अति महत्वाकांक्षा हमें भ्रष्टाचार की तरफ लेकर जाते हैं। तो एक अधीक्षक, और इसमें तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कुछ चीज़ें मुझे पढ़ के आपको बतानी पड़ेगी, कुछ मुद्दे जो है जिनको हम इनके जरिए जानेंगे। जैसे जेल में चार्ल्स शोभराज, आप सबने नाम सुना होगा, ठग का, दुनिया का सबसे बड़ा ठग। तो तिहाड़ में वो राज करता था। मुझे पहली बार पता चला, इस किताब को शिल्प के लिए मैंने चुना ही नहीं, इसका क्राफ्ट जो है विदाउट क्राफ्ट की किताब है। किसी औपन्यासिक, किसी रिपोर्टाज या किसी की जो सौंदर्य या ढांचा हम जिसको कहते हैं ना, वैसा नहीं है इस किताब में। पर इस किताब में जो कुछ है वो हमें बहुत 8वें अजूबे की तरह लगता है। मुझे पहली बार पता चला कि लगभग 60% कर्मचारियों से ही काम चलाया जाता है, बाकी के 40% जो कर्मचारी होते हैं वो जेल के कैदी होते हैं, और नियम कानून भी जेल के कैदी ही सिखाते हैं। जब इनकी नौकरी लगी जेल में, तो उनको कहा कि पद है ही नहीं आपके लिए, तो यहाँ पर ऐसा कोई पद नहीं है। चार्ल्स शोभराज ने वो मिला, बोला क्या है आपकी पोस्टिंग यहाँ पर हुई है? बोले हाँ, लेकिन वो मुझे अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं इस तरह की कोई पोस्ट खाली नहीं है। बोला रुकिए, और गए और अंदर से अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आए। अंतर्राष्ट्रीय ठग, जो नशों का, जिसने तिहाड़ जेल की धज्जियां उड़ा दी थी क्योंकि जेल तोड़कर भाग गया था। सारी सुरक्षा पर प्रश्न था कि कोई एक कैदी जन्मदिन मनाता है और जन्मदिन मनाने के बहाने तमाम लोगों को नशीली
मिठाई और पार्टी नशा मिला करके जेल से भाग जाता है। और ये तिहाड़ ही नहीं, देश की सुरक्षा पर बड़ा प्रश्न था। लेकिन वह चार्ल्स सोबराज जब था तो उसने वो कानूनन बड़ी जानकारी रखता था, टाइपिस्ट था वो, बड़ी अच्छी टाइपिंग करता था, बहुत अच्छे आवेदन लिखता था, बहुत अच्छे एप्लीकेशन लिखता था। लगभग जेल का उसने बहुत सारा काम किया। यही चार्ल्स सोबराज किरण बेदी के ट्रांसफर का कारण बना। क्योंकि ऊपर आप हम सब जानते हैं कि किरण बेदी एक बहुत सशक्त कार्यकर्ता थी। आज की बात नहीं कह रहे हैं क्योंकि आज के बारे में उनको जानना पड़ेगा, लेकिन उस दौर में वो बहुत, और जेल सुधार के लिए आई थी। तमाम उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर काम किए थे, लेकिन उनको क्या आरोप झेलना पड़ा था कि चार्ल्स सोबराज ने किताब लिखी, क्योंकि टाइपराइटर था उसके पास। वो किताब बहुत अंतर्राष्ट्रीय रूप से बहुत बिकी, बेस्ट सेलर किताब थी। उन पर आरोप लगाया गया किरण बेदी पर कि चार्ल्स सोबराज को उन्होंने विलासी चीज मुहैया कराई, टाइपराइटर, क्योंकि किताबों की छूट नहीं थी, किताबें पढ़ने नहीं, कुछ भी नहीं था जेल में, लेकिन वो पढ़ने लिखने के प्रति उसकी एक ललक थी। उसकी भाषा बहुत अच्छी थी, कैदियों की याचिकाएं लिखता था, बहुत सारे ऐसे काम चार्ल्स सोबराज करता था, जिसकी वजह से उसको एक टाइपराइटर भी दिया गया था, जिसके अंतर्गत उसने किताब मतलब लिखी और बेची। चार्ल्स सोबराज को बड़ी सुविधाएं थी। हम सब जानते हैं कि ताकतवर जो रहते हैं उनके लिए भी जेल जैसा नहीं होता है। तो चार्ल्स सोबराज को इतनी सुविधाएं थी कि बाकी के लोग, अब चार्ल्स सोबराज का अधिकार, पावर, तिहाड़ पे उसका राज चलता था, तभी तो सुनील गुप्ता को उन्होंने अपॉइंट लेटर दिलवाया, दोबारा पकड़ लिए गए। सारी अब की बार पहले के जैसा नहीं था, क्योंकि हथकड़ियां नहीं थी, पैरों में जंजीरें नहीं थी, वो खुलेआम घूमता था, राज करता था। लेकिन तिहाड़ की जो बेइज्जती की थी उसने जेल तोड़कर या भागकर, उसलिए उसे चौकन्ना कर दिया गया था, बांध दिया गया था, उसकी स्वतंत्रता छीन ली गई थी। इसके बावजूद जेल के अंदर नशीली चीजें लाने के लिए वो कामयाब हो गया। कैसे? वो तो जेल के अंदर है, उन्मुक्तता छीन ली गई है, तो उसको जब ब्रेड के बीच में खोलकर देखा गया तो हशीश पाई गई। नशे का सेवन न केवल खुद करता था, दूसरों को भी मुहैया कराता था। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है, जो पहला ही इसका चैप्टर है, बाकी के भी चैप्टर पर कि सबसे बड़ा प्रश्न है कि सुनील गुप्ता उस तरफ बहुत स्पष्ट संकेत करते हैं कि कोई तो बड़ा अधिकारी इसको मुहैया कराता होगा चार्ल्स सोबराज को, उनको कैसे मिलेगा। और एक जगह ऐसी है तिहाड़ जेल में, गलियारा, जहां सीसीटीवी नहीं है, तो वहां उनके, जबकि आप पिटाई नहीं कर सकते जब तक आपको ऊपर से अधिकार नहीं प्राप्त है, जेल के कैदियों की पिटाई नहीं की जा सकती। लेकिन वहां खड़े होकर बहुत बुरी तरह, हिरासत में हुई मौतों के बारे में बात करूंगी तो उस पर कहूंगी, बुरी तरह पिटाई कैदियों की जाती थी और उसका कोई रिकॉर्ड, कोई दस्तावेज नहीं होता था। इस किताब का इतना मानवीय मतलब आधार है कि इसको जब हम लोग पढ़ते हैं ना, गलत बात है तो कई बार किसी बहुत दुर्दांत कैदी के प्रति भी एक हमदर्दी जाती है, तब मुझे समझ में आता है कि हमारे देश के तमाम बुद्धिजीवी और तमाम संवेदनशील लोग मृत्यु दंड का विरोध क्यों करते हैं। कि जब एकाएक कोई घटना हमारे सामने आती है तो हम लोगों को लगता है ना कि मार देना था उतरी, खास तौर से जब किसी के बलात्कार की घटना आती है हमारे सामने, या सामूहिक रूप से हत्या की घटना और विभत्स तरीके से जब आती है, तो हम लोगों को लगता है नहीं, एक ही तरीका है कि इस आदमी को जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। लेकिन हम जेल के अंदर में इस किताब के, इसलिए मुझे लगा बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, इस किताब के जरिए जब हम जेल के अंदर की ओर झांकते हैं तो हमें लगता है नहीं, मृत्यु भी सम्मानजनक होनी चाहिए। अगर आप किसी को मृत्यु दंड दे दिए है ना, तब उसके मरने की गरिमा पूर्वक रक्षा कीजिए, क्योंकि मौत से पहले मौत मत कीजिए।
जिसको काल कोठरी कहते हैं। तो चार्ल्स सोबराज की बस इतनी, और बाकी जिन लोगों की जिनके बारे में लिखा है उन्होंने, क्योंकि चैप्टर मुझे देखना पड़ेंगे। और तमाम तरह के चुटकुले वहाँ चलते थे, लेकिन लोग कहानी है जो भारत भर में किसी न किसी तरह से सुनाई जाती है कि भगवान ने किसी को खुश होकर पूछा, बोलो क्या चाहिए, जो भी चाहिए अपने वरदान मांग लो। तो उस व्यक्ति ने मांगा कि नहीं, हम ईश्वर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरी एक आँख फूटे तो पड़ोसी की दोनों आँख फूट जानी चाहिए। तो ये बहुत सारे देश में किसी ने, तो ये तिहाड़ जेल में एक कहानी बहुत चलती थी कि हम ईर्ष्या द्वेष से इतने दग्ध हैं कि हमें किसी का सुख ही हमारा सबसे बड़ा दुख बन जाता है। तो वहाँ छोटे अधिकारी, बड़े अधिकारी, कैदी, खूंखार कैदी, बड़े कैदी, छोटे कैदी, और जेलरों की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। कहने को जेलर थे, उनकी रक्षा जो बड़े बड़े कैदी थे वो किया करते थे। जेलर बेचारे अंदर बैठे रहते थे और कैदी उनको मार देते थे, पीटते थे। 2-3 जेलरों की हत्याएं कर दी गई हैं, ऐसे में वो लोग कुछ बोलते ही नहीं थे। और 2 बाउंसर जो अपने लिए लगाते थे वो सरकार की ओर से नहीं होता था। उस जेलर में जिसने हत्या की है, जिसने आतंकवाद जैसी किसी घटना को जन्म दिया है, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं, ऐसे लोगों को अपने बॉडीगार्ड के रूप में रखते थे ताकि वो उन्हें कैदियों से बचा सके। ये कितनी विपरीत बात है कि हमें बाहर से लगता है कि जेलर जो है वो जेल की हिफाजत कर रहा है, जबकि जेलर की हिफाजत वहाँ के कैदी ही कर रहे हैं। तो ऐसी इतनी उल्टी, लेकिन ये सच है क्योंकि जेलर कुछ बोलते बोलते नहीं थे। अगर जिसको फांसी हो गई है या जिसने हत्या की है वो अपने अंजाम को जानता है, सुनवाई चल रही है, जिसने बलात्कार किया वो अपने अंजाम को जानता है, तो सोचता है कि मेरे पास खोने के लिए क्या है। तो ऐसे लोग दूसरों को भी मार देते थे, जेलरों के ऊपर भी उनको पीट पाट देते थे। वो लोग बड़े उन्मुक्त थे, लेकिन ये जेलर बहुत डरे हुए किस्म के लोग थे। तो इस तरह से वो एक दूसरे को कहानियां सुनाते थे। सुनील गुप्ता एक और बात कहते हैं इसमें कि मेरे जैसे व्यक्ति की सबसे विकट, बहुत इमोशनल होकर के कहते हैं, शादी कौन करेगा जो आदमी सुबह से लेकर रात तक जेल में रहता हो और सजा याफ्ता कैदियों की ओर रहता हो जिसमें बलात्कारी है। तो 24 घंटे अगर आप एक तरह की स्थिति में रहते हो तो आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। हम लोग अगर अभिव्यक्तियों के बीच में या हॉस्पिटल में लगातार रहें तो हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी, एक तरह के अवसाद की स्थिति हो जाएगी। तो इस आदमी की चाहता था कि उसकी शादी हो जाए, लेकिन उसकी शादी ही नहीं हो रही थी। 3 साल तक लगातार कोशिश करने के बाद किसी तरह से उनकी शादी हुई और फिर भी उनकी पत्नी को तुम्हारी इन स्थितियों का पता होता तो हम तुमसे शादी न करते। तो एक जेलर की जिंदगी बहुत कठिन जिंदगी है, एक पुलिस की जिंदगी बहुत कठिन जिंदगी है, और सबसे ज़्यादा ये है कि हम लोग उनको समझते ही बेईमान और होते भी बेईमान हैं। इसमें कोई, लेकिन जिस बोले जा रही थी जिस देश का प्रधानमंत्री तो वहाँ आप किससे अपेक्षा कर सकते हैं। तो हमारी किस्मत ही खराब है, हम लोग बहुत कुफ्र के दौर में जी रहे हैं। तो जेलों के बारे में हम क्या कह सकते हैं। बहुत हमें लगता था कि हमारा महाराष्ट्र बहुत प्रगतिशील है, लेकिन अस्थिर राजनीति हम लोग झेल रहे हैं। तो पूरा देश का ही यही हाल है। अब ये लोग क्या करते थे, खुद कैदियों से ही पिटाई करवाते थे। किसी के विरुद्ध, किसी जेलर के विरुद्ध शिकायत कर देना, कल्पना में शिकायत कर देना, किसी बड़े अधिकारी के कहने पर शिकायत कर देना, और वो जो तलाशी और वो सारा काम है तमिलनाडु की पुलिस करती है आज भी तिहाड़ जेल में। ये सारा काम तमिलनाडु की पुलिस को दिया जाता है। तो ये तो इसका चैप्टर है जो चार्ल्स सोबराज पर है। दूसरा चैप्टर है जेलर का एकाकी पर, कि आप अपने
पत्नी से और अपने सांसारिक जीवन से और आप जेल के जीवन से तालमेल बिठा सकते हैं क्या? ऑफिस से 2 घंटे लेट आने में तो घर में थोड़ा सा महाभारत टाइप होता है, क्या करें सर? होता है। तो वो हो जाता है। और एक दिन जब आपको छुट्टी मिलती है तो घर वाले उस सप्ताह, पूरे सप्ताह इस उम्मीद में जीते हैं कि छुट्टी के दिन घूमने जाएंगे, और काम करने वाला इस उम्मीद में जीता है कि एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी। तो तालमेल क्या है? बिल्कुल नट के रस्सी की तरह है, एक पैर इधर हुआ कि आप गिरे। तो जेलर का तो 24, और जेल की चारदीवारी के पास उनका घर है, तो उनकी जिंदगी सचमुच बहुत कठिन। और लिखते हैं कि मेरे पास कार थी लेकिन वह उस कार से प्रसन्न नहीं थी। वो हमेशा उन दोस्तों की तरफ ध्यान दिलाती थी जिसके पास मुझसे ज़्यादा चमकदार कार थी। तो ये बात जेलर के दुख की नहीं है, बात यह है कि हम एक मॉल कल्चर में जी रहे हैं जहाँ जेलर इशारा कर रहा है। हम बड़ी बड़ी विराट आभासी छवियों में जी रहे हैं। हम मॉल में जाते तो हमको लगता है कि हमारे देश में गरीबी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, सब कुछ अच्छा है, क्योंकि वो छवि, हर चीज़ की छवि बनती है और हमारा दिमाग इस छवि, यहाँ तक कि सारे न्यूज़ को हम टीवी सीरियल की तरह देखने लगे हैं। अब देखिए, उसमें पहले ऐसा नहीं था। पहले न्यूज़ एंकर यानी संवाददाता समाचार सुनाती थी। अब ग्लैमर, अंजना से लेकर के रुबीना तक, आप सबको पर ध्यान दीजिए, एक बहुत अलग तरह के ग्लैमर में वो लोग जी रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा इशारा ये किताब करती है कि कार का काम है सुविधा देना, बेसिक सुविधा कार देती है, लेकिन कंपटीशन आपको बताता है कि आप बहुत हीन अवस्था में जी रहे हैं। वो कहता है कि भाई, वो कहते हैं अपनी पत्नी से, तुम परवाह ही क्यों करती हो? वो अपनी जिंदगी जी रहा है अपनी पैसे के हिसाब से, हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तुम उनकी ओर क्यों देखती हो? मेरे काम के अनुसार मुझे जो चीज चाहिए वो मेरे पास है। और वो कहते हैं कि मैंने पूनम के लिए, यानी पत्नी के लिए, कार तो नहीं उसको दिला सका, लेकिन मुझे जो उससे बड़ा पद मिला वो मैंने इसलिए स्वीकार कर लिया ताकि मैं रात को 10 बजे के बाद घर वालों के साथ हो सकूं। क्योंकि हर आदमी की एक निजी जिंदगी होती है, जब आप उसकी निजी जिंदगी को खत्म कर देते हैं, अब तो टीचरों की भी निजी जिंदगी को लगभग नेट कमेटी ने खत्म ही कर दिया है। इससे पहले कि हम लोग खत्म हो, अच्छा हो नेट कमेटी खत्म हो जाए, उसका खत्म होना बहुत ज़रूरी है। तो दिन रात हम कागज इकट्ठा करते हैं, तो हमको समझ में नहीं आता कि हम शिक्षक समाज बदलने वाले हैं या कागज बटोरने वाले हैं। हम थप्पिया पे थप्पिया, झूठी एपीआई, बहुत बोगस किस्म की एपीआई, जबकि शिक्षकों को पढ़ाना पर्याप्त था। तो कभी कभी एक चीज की ओर इशारा करते हुए कोई किताब तमाम प्रश्नों पर हमारी दुखती नब्ज पर हाथ रख देती है। और साहिर के गाने की सब, साहिर के गीत की एक लाइन है, दिल की नाजुक रगें टूटती हैं। तो केवल जेल के भीतर की कहानी नहीं है, हम सब के भीतर की कहानी है। हम कमाए, संतुष्टि नहीं है, हमें मिला, हमारे रिश्तों में गहराई नहीं है, इतनी गहराई नहीं कि आज फेसबुक भरा पड़ा है अतुल सुभाष के 2 पक्षों से। एक आदमी जान के साथ चला गया, आत्महत्या कर ले, बताया कि पत्नी, अब थोड़ा सा काम छोड़ दो पुलिस पर, लेकिन नहीं, 2 पक्ष हैं उसके जजमेंटल, एक पुरुष की तरफ से, एक स्त्री की तरफ से। उसमें भी इज्म बड़ा लोगों का होता है, ये फेमिनिज्म है, ये है। मुझे लगता है कि कोई आदमी मरा है तो पहले थोड़ा रुको, खाना खाने के बाद थोड़ा, तो कोई घटना घटे तो उसको पचा करके थोड़ा दूर से देखने की जरूरत है। तो हम लोग उस तरह से जी रहे हैं जहाँ परवाह सारी चीजें। और हमारे मणिन्द्र ठाकुर बहुत अच्छे, जेएनयू के बहुत ही बेहतरीन प्रोफेसर, ज्ञान की राजनीति बेहतरीन किताब है, वो भी अभी कभी आपकी नज़र से गुजरे तो जरूर पढ़िए। वो कहते हैं कि बहुत जल्दी हम लोग अल्जाइमर के शिकार होने वाले हैं, क्योंकि मोबाइल हमको
अल्जाइमर का शिकार बनाएगा। ये मुझे इसलिए भी अच्छा लगा है आयोजन कि आप अपने बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी लाते जाइए। छोटे बच्चों के लिए हम लोगों को किताबों का काम यहाँ करना चाहिए। छोटे बच्चों को किताबें दीजिए, क्योंकि हम लोग कई बार अपनी व्यस्तताओं को या अपनी बातों को, अपना समय, अपना श्रम बचाने के लिए बच्चों को मोबाइल विकल्प में देते हैं। खाना नहीं खा रहा है, मोबाइल दे दो। हम किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है तो जो कह रहा है वो मान लो। तो हमको लगता है कि हमको इस तरफ मोड़ना चाहिए। तो केवल एक बात सुनील गुप्ता की हमें हमारे साथ हजार समस्याएं खोल देती है, और वो देखती कि नहीं, ये तिहाड़ जेल का अधिकारी एक अधिकारी के रूप में नहीं बात कर रहा है, एक भारतीय इंसान के रूप में बात कर रहा है। भारतीय इंसान कब मशीन में तब्दील हो गया हमें पता ही नहीं चला। हम ज़रूरत भर की बात करेंगे, हम ज़रूरत पड़ने पर ही हम रिश्तों को हम कपड़ों की तरह, कीमती कपड़ों की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तब हम इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद फिर धो धा के इस्त्री करके वापस कपाट में लॉक कर देते हैं। फिर ज़रूरत पड़ने पर 1 साल बाद आप फ़ोन करेंगे, कसे आहात, तुमची आठवण, काय आठवण येत होती का, मला पण माहीत आहे। तो एक तमाम समस्याएं हम लोगों को सामने आती है। एक और चैप्टर उनका, वह अपराध जिसने दिल्ली को बदल दिया। अगर आप लोगों को याद होगा, शायद स्टूडेंट तो छोटे रहे होंगे, जो संजय और गीता का, चोपड़ा का, जो 2 छोटे बच्चे घर से निकले थे प्रोग्राम देने, और उनको लिफ्ट देने के बहाने 3 लोगों ने पकड़ा और बच्ची के साथ रेप किया, दुर्दांत हत्या हुई थी। उन दोनों को फांसी, उसके जो 2 थे, रंगा और बिल्ला, यह नाम आजकल भी नाम बहुत प्रचलित है पर किसी और के लिए। तो रंगा और बिल्ला जो थे वो 2 बड़े अभियुक्त थे, और बहुत बुरी तरह 21 घाव था उस 15-16 साल के बच्चे पर और 15 साल की बच्ची पर भी। और उन्हें जब उनको फांसी की सजा दी गई, फांसी, इसमें सुनील जी जहाँ पर एक चीज की असहमत इस किताब में जताते हैं वो है कि बिमला मेहरा पर, जो अधीक्षक थी जेल की, उन्होंने फिल्म डॉक्यूमेंट्री बनाने की छूट दे दी थी। और भारत की बेटी, अगर आप में से किसी ने देखी होगी तो भारत की बेटी नाम से डॉक्यूमेंट्री आई थी, जो उस नहीं, भारत की बेटी निर्भया में थी, ये अलग है। तो इसमें फांसी रंगा और बिल्ला को दे दी गई। अब रंगा और बिल्ला दोनों ही एक दूसरे पर आरोप डालते रहे कि नहीं इसकी वजह से हुआ, नहीं इसकी नीयत खराब हुई, नहीं इसकी नीयत खराब हुई। लेकिन इसमें से जब 2 लोगों को फांसी दी गई तो बिल्ला तो मर गया, लेकिन रंगा मरा नहीं, क्योंकि लंबा था और उसने अपनी सांस रोक ली। और बहुत बार कैदी ऐसा करते थे, या हमारे डर के या जो भी, वो मर नहीं पाते थे। तो अगर सांस आपकी चल रही है तो दोबारा फांसी नहीं दी जाती, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हुआ। जेल की नियमावली में अगर आपको फांसी दे दी गई, क्योंकि 15 फीट गहरा है, फकीरा और कालू 2 मेरठ के बड़े जल्लाद जिनको फांसी के लिए नियुक्त किया गया था, उनके मरने के बाद बहुत ये हो गया कि कौन ये काम करेगा, क्योंकि काम करना भी बहुत आसान नहीं है फांसी देना। तो अगर फांसी दे दी गई है और सामने वाले की जान नहीं निकली तो आप दोबारा फांसी नहीं दे सकते। तो रंगा की सांस चल रही थी, डॉक्टर ने उसको मृत नहीं घोषित किया। पहली बार जेल के नियमावली को तोड़ के खड्डे में उतर के एक जेलर ने उसके पैरों को खींचा और उसकी सांस खत्म हो गई, मतलब बची खुची जो सांसें थी खत्म हुई। यह नियम के विपरीत था, यह मानवाधिकार के भी विपरीत था, क्योंकि सजा याफ्ता व्यक्ति नहीं मरा तो नहीं मरा, लेकिन इस बात को बाहर नहीं आने दिया गया कि उसको फांसी देने में तकनीकियां जो भी गड़बड़ी हुई हो, फांसी न मिलने पर किसी 2 व्यक्तियों ने और सहायता की जल्लाद की, उसके बाद उसको फांसी दे दी गई। हालांकि उनको जीने का अधिकार, जिस तरह से उन्होंने किया था, जिस तरह से फेंका था, और जो भी वो पूरा अपराध, आप किताब की सारी किताब मैं नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि अनिवार्यतः आपको पढ़ना चाहिए उन चीज़ों को जानने के लिए। और सुनील जी ये भी लिखते हैं कि कभी कोई बलात्कारी यह नहीं बोला
कि मैंने गुनाह किया है। मेरे इतने साल की सर्विस में एक भी बलात्कारी ने अपना गुनाह कबूल किया हो ऐसा दिखाई नहीं देता। हमेशा लोग पीड़ित पर या माहौल पर डाल देते थे कि पीड़ित पर इसलिए कि नहीं उसने उकसाया, नहीं उसकी सहमति से हुआ, नहीं छोटे कपड़े थी, नहीं रात को घूम रही थी, जो कुछ स्त्रियों के बारे में कह सकते हैं। हम सब जानते हैं कि दुनिया अगर आपको सचमुच अपने को आईने के सामने देखना हो तो कोई स्त्री अगर सरकार के विरुद्ध कुछ कहती है या किसी चीज़ के विरुद्ध में, तो आप फेसबुक पे उसकी ट्रोलिंग देख लीजिए, नहीं कुछ तो नेहा राठौर को देख लीजिए। गौरी लंकेश की हत्या के बाद भी लिखा गया था कि कुतिया है, इस कुतिया को ऐसे ही मरना चाहिए। तो हम सहिष्णु लोग, हम जगत गुरु के क्या कहेंगे उसको उपाधि प्राप्त देश के लोग, हम बड़े संस्कारी लोग हैं, लेकिन हम भाषा में माँ बहन हमेशा हिंसा का प्रयोग करते हैं। कभी कभी मोहब्बत में भी हम माँ बहन की गालियाँ देते हैं। सचमुच अपने अपने दिल पे हाथ रख कर देखो, क्या नहीं देते हैं? तो बलात्कारी अगर नहीं गुनाह कबूल करता तो क्या बात है, आप भी और जितना ज्यादा प्यार रहता है उतना ही ज्यादा आप माँ बहन की गालियाँ देते हैं। ये सारी गालियाँ अगर स्त्रीलिंगी है तो बताती है ना कि हम कितना द्वेष करते हैं। मैं नहीं कहती कि आप गालियाँ मत दीजिए, आप खूब दीजिए, हमारा क्या जाता है। लेकिन आप सोचिए कि इस तरह की पुलिस वाला गाली देता है, एक शरीफ आदमी अत्याचार सह लेता, गुंडे का पुलिस के पास नहीं जाता है। तो ये स्त्री द्वेषी मानसिकता ही है ना, जिसने कभी उनके ईगो को कभी नहीं कहने दिया कि हमने बलात्कार किया है। और अभी कलकत्ता की घटना, थाने की घटना, तो जो कुछ सुनील गुप्ता बता रहे हैं तो हम सोचते ही नहीं, हम 2 दिन में भूलते हैं, 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। हम लोग स्मृति भ्रंश के दौर, फिर मैं एक बार आप लोगों के आयोजन की तारीफ करूंगी कि स्मृति भ्रंश के दौर से गुजरते हुए या कुफ्र और अत्याचार के दौर से गुजरते हुए बहुत ज़रूरी है कि आप जीवन से फिर किताबों की ओर आए, आप सच्चाई खुद देखें, अपने बच्चों को भी दिखाएं। समाज वह नहीं है जो टीवी या सीरियल में दिखाया जा रहा है, समाज वह नहीं है जो साबरमती एक्सप्रेस में दिखाया जा रहा है, जब जो केरल स्टोरी में दिखाया जा रहा है, जो कश्मीर फाइल में दिखाया जा रहा है, वो बहुत कम सच है। और ये किताबें ही बताएंगी, किताबें हमेशा जिंदा रहेगी। कभी न्याय लग रहा, हम लोग तो उस समय, हमारे पास क्या रास्ता है, ये छोटी सी जगह का महत्वपूर्ण काम थे। क्या हम न्याय आयोग पर, न्यायालयों पर यकीन करें? खो गए हैं, न्याय खो गया है। क्या हम चुनाव आयोग पर यकीन कर लें? अगर आप लोग करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अभी भी हम लोग इतने मासूम हैं। पुलिस पर नहीं कर सकते, महिलाओं का दिल ज्यादा जानता है, क्योंकि हम लोगों ने बड़ी गालियां खाई है लड़की बहन योजना के लिए जबकि हमने वोट भी नहीं दिया था, झूठी गालियां दी है। पक्ष ने भी विपक्ष और पक्ष ने अपने वोट लीगलाइज कर लिए उसके लिए। सिर्फ किताबी रास्ता है। जब न्याय लूला लंगड़ा हो गया है, चुनाव आयोग बहरा हो गया है, सत्ताएं अपाहिज हो गई हैं, तो कौन है जो रास्ता दिखाएगा? सिर्फ किताबें, यही जिंदा। बार्थोलेव कहता है कि किताबें जिंदा हैं। आज नहीं तो कल, 50 साल बाद जब कोई पढ़ेगा तो भारत के इस दौर के काले इतिहास को जरूर पढ़ेगा और जरूर जो काली हम नहीं कोस नहीं पा रहे हैं वह कोसेगा। तो यहाँ पर क्योंकि उसके पक्ष में इतने वकील खड़े हो जाते हैं और लोग कहते हैं कि अभियुक्ता से, हमारे यहाँ जो फेमस मनोरमा कांड हुआ था, फेमस या कुख्यात कह सकते हैं आप, जिसमें हमारे जज दो खाली जजों के 2 वाक्य। एक तो मथुरा केस में जब जज ने कहा था कि गरीब स्त्री 1000 के लिए, 1000 रुपये के लिए झूठा किसी को फंसा सकती है, जबकि मेडिकली सिद्ध हो चुका था कि बलात्कार हुआ है मथुरा केस में। लेकिन यह जज का बयान है इस देश का, वह 1000 के लिए वो फंसा सकती है तो 1 करोड़ लेकर आप भी तो फंसा सकते हैं, फंसा रहे हैं। और दूसरा वाक्य आपको भौरी देवी का याद होगा, जयपुर राजस्थान के जज ने जब कहा था कि ब्राह्मण पुरुष तो बलात्कार कर ही नहीं सकता, ब्राह्मण कैसे बलात्कार कर सकता है?
अरे भाई, हम लोग उन किताबों को पढ़कर आगे आए हैं जहाँ ब्रह्मा ने अपनी ही बेटी सरस्वती को दौड़ा लिया था। कहाँ से पढ़ी है आप लोगों ने किताबें? और एक फिल्मी डायलॉग बोलूं तो कहाँ से खरीदी इतनी बकवास किताबें, बकवास डिक्शनरी वहां पर? तो निश्चित रूप से आप यकीन जानिए कि जज की भी भाषा उतनी ही हिंसक होती है। तो एक सजा याफ्ता या एक बलात्कारी के पीछे ये मनोवृत्ति उसको कैसे ये समझाने देगी कि वो गलत कर रहा है? नहीं समझ पाता है वो घर की माँ बहनें बचाने लगती हैं। बिल क्लिंटन के बचाव में हिलेरी क्लिंटन आ जाती है और हम कहते हैं अमेरिका बड़ा सभ्य है। भाई है तो बचा लो, पति है तो बचा लो। तो बलात्कारी को कैसे लगेगा वो खराब काम कर रहा है? हम विभीषण को गालियां देते हैं जबकि वो बिल्कुल करेक्ट था, यानी भाई ने गुनाह किया तो नहीं कहने का। तो तमाम चीजें निचोड़ केवल हमको हम एक संकेत देखते हैं, मर्म स्थल देखते हैं, वीणा की तरह कि हृदय के स्थल पर एक जगह अगर टंकार हुई तो पूरा शरीर झंझना उठता है, पूरी वीणा बज उठती है, पूरी सारंगी गा उठती है। तो एक व्यक्ति अगर एक प्रश्न उठाता है तो उसके साथ समूचे प्रश्नों की एक श्रृंखला झंझनाने लगती है, बिल्कुल लेझिम की तरह जो नीचे से ऊपर की ओर उठती चली जाती है। हमारे कानों को कभी कभी बड़ी तीखी लगती है, लेकिन यही अपने समाज का सच है। इसलिए हमें एक वाक्य कहा जा रहा है तो 50 ऐसे वाक्यों को जोड़ लेना चाहिए। और इसके बाद बहुत मैंने कहा ना, बहुत जो सैंड कन्वेंशन जेल के वार्डन डफी भारत के विधि विवाह आयोग की 187वीं रिपोर्ट है जो फांसी से पहले पूरी की जाने वाली प्रक्रिया है। मैं सुना देती हूँ। फांसी दिए जाने से एक दिन पहले कैदी को वजन, मापतौल, गर्दन की नस टूटना सुनिश्चित करने के लिए फंदे का आकार, गले का आकार, शरीर के अन्य आवश्यक मापतौल की भयावह प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जैसे ही तख्ता हटता है, कैदी का शरीर उसके नीचे बने कुएं में झूल जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि गर्दन की नस टूटे बिना ही कैदी की मृत्यु हो जाती है, डर के मारे मृत्यु हो जाती है। उसकी आंखें लगभग उसके सिर से बाहर निकल आती है, उसकी जीभ मुंह से बाहर निकलकर ऐंठ जाती है, उसकी गर्दन टूट भी सकती है। कई बार फंदे की रस्सी के अपने साथ गर्दन के एक ओर की त्वचा की मांस भी खींच लेती है। कैदी का पेशाब निकल जाता है, वह मल त्याग कर देता है, जिसे देखकर वहां बैठे साक्षी सभी लोग फांसी को देखकर लगभग बेहोश हो जाते हैं या उन्हें किसी की सहायता से साक्षी कक्ष के बाहर निकाला जाता है। डॉक्टर द्वारा एक छोटी सी सीढ़ी पर चढ़कर स्टेथोस्कोप से उसकी हृदय गति सुनने और उसकी मृत्यु की घोषणा करने से पूर्व कैदी का शव लगभग 8 से 14 मिनट तक रस्सी से लटकता रहता है। अब पैरों के पास खड़ा होकर कोई उसके व्यक्ति जो है शरीर को मजबूती से पकड़े रहता है, क्योंकि फांसी के कुछ मिनटों के दौरान कैदी सांस लेने के लिए बहुत संघर्ष करता है। ये फांसी से पूर्व की प्रक्रिया है। इसमें मैं बस उन घटनाओं की तो बहुत ही उत्पीड़न, बहुत दुर्दांत घटनाएं हैं। एक व्यक्ति जिसको फांसी की सजा कई बार जब टल जाती है या राष्ट्रपति से याचिका दायर की जाती है, तो ये तो मुझे पता था कि राष्ट्रपति ने माफ कर दिया या निरस्त कर दिया, इतनी बातें हम सब जानते हैं। लेकिन हम यह नहीं जानते कि कई बार यह राष्ट्रपति जो है 5-5 साल का समय ले लेते हैं, और जब किसी को फांसी दी जाती है तो उसको एक काल कोठरी में भेज दिया जाता है। वहां वो किसी से बात नहीं कर सकता, उसकी तरफ कोई नहीं जाता है। वो 5 साल वो कैसे जीता होगा? फिर यही बात है कि अभियुक्तों से हमदर्दी करने की क्या जरूरत है? हम मनुष्य है ना, तो मतलब फांसी लगते हम लोग देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, नहीं, मतलब हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये जानते हुए भी कि अभियुक्त है, ये जानते हुए कि उसकी जिंदगी समाज के लिए घातक हो सकती है,
तब भी हम लोग मनुष्य हैं, नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो जब जिसको फांसी की सजा हो गई है और राष्ट्रपति के पास जिसकी याचिका पहुंची है, तो उसका 15 दिन में हो जाना चाहिए ना निस्तारण, कि हाँ भाई उसको माफी मिल रही है, नहीं मिले। 5 साल 10 साल, तो ये 10 साल या 5 साल तक अगर आप एकांत में रहकर अकेले, तो कुछ लोगों की फांसियां इस आधार पर भी रद्द हुई है कि उसने काल कोठरी की सजा भुगत ली है। और उसके बारे में उन्होंने बहुत, क्या आप इस बात की कल्पना भी कर सकते हैं कि किसी मानवीय संवाद के बिना 12 वर्ष बिताना कैसा रहा होगा? जिसको आजीवन कारावास मिली थी फांसी के, एक दिन पैर खोलने के लिए केवल 30 मिनट की अवधि मिलना, पैर भी नहीं खोला जाता था। शेष समय तक काल कोठरी की दीवारों में बिना किसी कागज, बिना किसी पेंसिल, यहाँ तक कि कैदी को पाजामे के नाड़े के प्रयोग करने की भी अनुमति नहीं थी, क्योंकि राज्य इस बात की आशंका रहती थी राज्य को कि कहीं कैदी उससे आत्महत्या न कर ले। ऐसा इसलिए नहीं है कि हमारे कानून निर्दयता की अनुमति देते हैं, इसके विरुद्ध ऐसे अनेक निर्णय हैं। यहाँ 1860 में बनी भारतीय दंड संहिता भी कहती है कि निर्जन कारावास एक प्रकार का उत्पीड़न है, टॉर्चर है। उसको फांसी की सजा मिली, फांसी दे दी जाए। 12-12 साल आप उसको ढंग का कपड़ा नहीं दे रहे हैं, 24 घंटे बेड़ियों में रखे के 30 मिनट का खुला कर रहे हैं, और हर दिन उसको लगता है कि उसकी अपील है राष्ट्रपति के बाद, शायद मना हो जाए, शायद उसको माफी मिल जाए। ऐसे 2-3 बहुत सारे ऐसे केस हैं इंदिरा गांधी के हत्या के मामले में जो उन्होंने लिखा है कि जिसमें कुछ को फांसी हुई और कुछ को आजीवन कारावास। और बलबीर को छूट गया जेल से, जबकि बलबीर ने इंदिरा गांधी के लिए तो षड्यंत्र किया ही था कि हर सिंह को फांसी हुई। बल्कि बलबीर ने जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, जो उस अवसर पर बनाए गए थे, उनके भी हत्या की धमकी दी थी, फिर भी वह छूट गया, राजीव गांधी की। तो एक ही जुर्म के लिए लोगों को बराबर की सजा नहीं मिलती है। कैदियों का स्तर देखकर, रसूख देखकर, रुतबा देखकर कई बार निर्णय तो न्याय की लड़ाई हिंदुस्तान में सबसे बड़ी अन्यायकारी है। इस किताब को पढ़ते वक्त हमको ये समझ में आता है। इस पीड़ा का एकांत कारावास जिसे कहते हैं, इस अतिशय दुखद मृत्यु के आसन त्रासदी को मौत से पहले की मौत कहा जाता है। गला काट प्रतिबिंब, तो ऐसे तमाम मृत्युपति की विभीषिका है इसे जो वहां पर किया है। निठारी कांड अगर आप लोगों को याद होगा, बहुत बुरा कांड था जिसमें बहुत सारे बच्चे दिल्ली के आसपास के गायब हुए थे। गाजियाबाद नोएडा की घटना है उत्तर प्रदेश की। तो बहुत सारे बच्चे गायब हुए थे। ये था कि बच्चों का बलात्कार करते हैं, बच्चों को भून के और कुकर में पकाकर उसका मांस खाते थे। उसमें 2 लोग लिप्त थे, मालिक और नौकर। नौकर को फांसी की सजा हुई, मालिक छूट गया क्योंकि नौकर को बचाने के लिए कोई नहीं था। और मीडिया ने उसके निर्भक्षी होने की कहानी इस प्रकार से प्रचारित की कि मालिक उसकी आड़ में पता ही नहीं था। और यही प्रभाव जेल कर्मियों पर भी होता है कि हाँ उसी ने किया है, जबकि बराबर का मालिक भी था। एक और व्यक्ति जो पकड़ा गया कश्मीर के अलगाववादी संगठन का, सच में कह रही हूँ तो मकबूल भट्ट की बात पढ़ते हुए मेरे भी आंख में पानी आ गया, क्योंकि उसको पाकिस्तान में भी सजा थी, हिंदुस्तान में भी सजा थी, और जबकि उसके खिलाफ इस तरह का कोई सबूत नहीं था। वो किसी आतंकवादी के संगठन का सदस्य भी नहीं था। और मकबूल फैज को उद्धृत करता है, जिस धस से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान का जाना कोई बात नहीं। वो आदमी था मकबूल भट्ट जिसको फांसी की सजा हुई थी, लेकिन जिसने जेल में लड़ाई इस बात के लिए लड़ी कि आप तो एक बार तो चाहते हैं कि जेल के लोग सुधर जाएं, अपने फांसी के विरुद्ध कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी। तो आप जेल में अगर कोई धार्मिक प्रवृत्ति को मोड़ना चाहता है तो गीता, बाइबल, कुरान सभी जो मांगे आप मुहैया कराइए। उससे पहले जेल में किसी भी धार्मिक किताब को रखना एक अपराध के तौर पर देखा जाता था और कैदियों को बिल्कुल नहीं दिया जाता था।
मकबूल भट्ट ने लड़ाई लड़ी, उसके बाद में जेल में ये किताबें दे दी गई, क्योंकि मकबूल भट्ट का कहना था कि आप चाहते हैं ना कि वो अध्यात्म की ओर मुड़े, आप चाहते हैं कि वो सुधरे, तो उनके सुधरने का एक ही तरीका है कि आप उन्हें दें। मकबूल भट्ट को पढ़े लिखे थे, उनको पूरा जेल खुदा का बंदा कहता था। कभी किसी से उसने टेढ़ी बात नहीं की, जेल का कोई नियम नहीं तोड़ा, जेल के कैदियों के हक में जो इनह्यूमन अमानवीय, क्योंकि मारने का बहुत बुरा तरीका है। मैंने कहा ना, उन लोगों ने एक जगह देख ली थी जहाँ सीसीटीवी में पता नहीं चलता था, और पिल्ले की मृत्यु उसी तरह से भी हुई, और एक और व्यक्ति की बहुत बुरी तरह से मारने पीटने की घटनाएं हैं, उसके खिलाफ भी मकबूल एक लड़ाई लड़ते हैं। और मकबूल एक पत्रकार के रूप में काम कर रहे थे। मकबूल फिलॉसफी उपदेशक सब थे, वो जीवन की बातें बताते थे, वह समुदाय के भलाई की लड़ाई लड़ रहे थे, वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे, और जेल का एक भी कैदी उसको आतंकवादी नहीं मानता था, एक भी नहीं, नहीं जेलर उसे मानते थे। फिर भी ऐसे व्यक्ति को फांसी दी गई, क्योंकि गार्ड से लेकर के सब, वो सबको प्यार करता था और सब उसे प्यार करते थे। लिखते हैं सुनील गुप्ता कि कुछ कैदी आते हैं जो दीर्घकालीन सुधारों की विरासत छोड़ जाते हैं। जेलर ये काम नहीं करता, प्रधानमंत्री नहीं करता, अभियुक्त करते हैं। उन्हें लगता है कि ये चीजें होनी चाहिए। हमारी दृष्टि में अपराधी है, हमारी दृष्टि में घृणा करने हैं, तो हमने कभी सोचने समझने की जरूरत ही नहीं कि कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई मुख्यमंत्री, कोई पुलिस अधिकारी, कोई उन कैदियों के साथ क्या व्यवहार करता है, या समाज को इतना हम में और में इतनी दूरी क्यों है, हम जेल से इतने दूर क्यों हैं। जबकि अगर आप ग्रंथों को भी अपने देखें तो पढ़ते हैं कि कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ है। तो ये सारे मिथ हैं, पर ये मिथ हमको कहीं ना कहीं बताते हैं ना कि कोई दुनिया का स्थल इतना घृणित नहीं है। पर ऐसा नहीं है, जेल में लोग जाते भी हैं, पर अंधविश्वास के तहत। उसको भी बताती हूँ। तो मकबूल भट्ट के बारे में लिखते हैं सुनील गुप्ता कि वो परिस्थितियों का शिकार था। वो इस तरह का था ही नहीं। वो कहता था कि नहीं, जिन लोगों, जिन कैदियों के अंदर अच्छाई हो उसको थोड़ा और अच्छाई, जब है जो जमीन अब भी उपजाऊ है, जमीन अब भी, तो कुछ ना कुछ करो। फोन के लिए संघर्ष किया, कैदियों को फोन मिलना चाहिए, अपने परिवार वालों से उनके बात करनी चाहिए। तो जब कैदी तिहाड़ से जाने लगते ना, तो बाकी किसी का धन्यवाद ना करते, लेकिन मकबूल का धन्यवाद जरूर करते, क्योंकि उसकी वजह से उन्होंने अपना समय एक दूसरे की मारकाट में नहीं, बल्कि कुछ किताबों को पढ़ने में बिताने लगे, क्योंकि वो घृणित अपराधी नहीं था। मकबूल गढ़ में और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन केवल इतना कि कहानियाँ कैदियों की है, पढ़ी जानी चाहिए। मकबूल भट्ट को तो बिल्कुल पढ़ी जानी चाहिए। मकबूल भट्ट के बारे में जब उसको फांसी दी गई, एकदम सफ़ेद कपड़ा पहने, तो बताया नहीं गया, उसके परिवार वालों को सूचना नहीं दी गई। यह भी नियम के अनुसार गलत था। अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। अंतिम इच्छा में से पूछा गया, उसने संदेश दिया, हाँ ठीक है, कश्मीर को अलग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में मिलना चाहिए, हिंदुस्तान में, उसको स्वतंत्र कर दो। तो उसने लिखा था, मकबूल भट्ट का तो आना जाना लगा रहेगा, कश्मीर के अधिकारों की लड़ाई आप लड़िए। अब हम इस पर बात नहीं करेंगे, पक्ष और विपक्ष पर, हम केवल मकबूल भट्ट की बात करते हैं। इतना लिखा था। यह संदेश आज तक नहीं दिया गया। उसके घर वालों को मीडिया से पता चला कि इसको फांसी दे दी गई है, और उनको जेल के बाहर ही नहीं भेजा गया, जेल का विस्तार किया गया, क्योंकि मकबूल भट्ट को दफनाना था, और मकबूल भट्ट को दफनाया गया। सुनील गुप्ता लिखते हैं कि पहली बार मुझे उस तरफ जाने में डर लगता, और जेल के तमाम लोगों का यह मानना था कि मकबूल भट्ट का भूत दिखता था। रूह है उनकी, अब सच है झूठ है, विज्ञान क्या कहता है,
या तंत्र क्या कहता है मैं नहीं जानती, लेकिन सुनील गुप्ता लिखते हैं कि जब मैं उधर से गुजरता था तो किसी को साथ लेकर गुजरता था और एक कैदी एक दिन अचानक रोने लगा। देखो बोले सर मकबूल भट्ट अपने कुर्ते पैजामे में, हो सकता है कभी हमारी कल्पना इतनी पावरफुल होती है और किसी को मोहब्बत करते हैं तो ऐसा दिखता है कि इस भले आदमी को जीना चाहिए था, और बहुत मकबूल भट्ट के खिलाफ कोई बहुत बड़ा सबूत नहीं था। तो इसके बारे में लिखते हुए इतना संवेदनशील चैप्टर हमारे सामने आता है, हमको सच में नहीं पता होता है कि कोई कैदी अभियुक्त है या नहीं है। किसी के खिलाफ सारे सबूत जुटाए जा सकते हैं और इसका पता हमें अदालत के अंदर रहने वाला कोई आदमी कैसे सबूत मिटाए जाते हैं, कैसे सबूत बनाए जाते हैं। एक चित्तौड़गढ़ के एक अदालत में काम करने वाले योगी शिव हैं, उनकी कविताएं बताती हैं कि कैसे रातों रात चीजें बदल दी जाती है। इसके बाद वो एक और अध्याय लिखते हैं जिन लोगों ने इंदिरा गांधी की हत्या की, उसमें जैसा कि बीरबल और केहर के बारे में बताया, बलबीर और केहर के बारे में, कि सतवंत सिंह को तो बेन सिंह को तो जगह पे मार दिया गया था, उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया की जरूरत नहीं समझी गई थी, और उद्वेग प्रतिक्रिया और 1984 का नरसंहार, हम सब, इसका मतलब नहीं है कि मैं इंदिरा गांधी के पक्ष में नहीं हुई, उनके हत्या के पक्ष में हूँ, पर उसके बाद की जो प्रतिक्रिया है उससे भी सहमति नहीं जताई जा सकती कि जो आदमी दिल्ली में है ही नहीं, वो पता नहीं कहाँ है, आप इसलिए उसको मार देंगे कि वो सरदार है। तो वो पूरी जो 1984 की प्रक्रिया है वो भी हमारे लिए उतनी ही शर्मनाक है। इसमें बेन सिंह को मारा गया, सतवंत को भी गोलियां मारी गई, लेकिन वो बच गया। 22 साल का लड़का है सतवंत, बाद में 25 साल का। केहर सिंह उसके चाचा हैं, उनको और बलबीर को छोड़ दिया गया उसमें। तो और जिस तरह से वो लिखते हैं, बाहर सड़कों पर सिख पुरुषों स्त्रियों के गले में पेट्रोल और से भीगे हुए टायरों को डालकर जिंदा जलाया जा रहा था, तो हमने महसूस किया कि जेल के सिख कैदी भी डरे हुए हैं, क्योंकि जो सिख कैदी हैं उनको दूसरे लोग हमला कर रहे थे, क्योंकि जो खुद अभियुक्त हैं आपस में एक अलग तरह के, हमारे प्रधानमंत्री को मार के एक अलग तरह का माहौल पैदा हो गया। भारत के भीतर एक अलग तरह का भारत आपको भारतीय जेलों में देखने मिल सकता है। तो जो बाहर का दंगा है, कितनी भी खबर छिपाई जाए तो अंदर भी, तो साथी कैदियों से सिख कैदियों को बचाने के लिए उस समय तिहाड़ को हाड़तोड़ मेहनत करनी पड़ी। कैसे उनको अलग रखें, कहाँ रखें, कैसे बचाएं, और फिर भी 1-2 लोगों को मार दिया गया हिरासत में, बचा ही नहीं पाए। ये पूरा उन्हीं पर है कि 84 को क्या हुआ, कैसे हुआ, और बहुत बड़े डिटेल में लिखते हैं घटना क्या घटी, उसका परिणाम क्या हुआ, जेल के अंदर किस तरह की स्थिति हुई, और लोगों का विश्वास कैसे टूटा। ठीक उसी प्रकार देश के प्रधानमंत्री की हत्या करने के विश्वासघाती धमकी के बावजूद बलबीर सिंह को रिहा कर दिया गया। मैं आपको बता दूं, खुफिया ब्यूरो इस विचार से क्षुब्ध था कि जिस व्यक्ति ने नए प्रधानमंत्री तक को धमकी दे दी उसको रिहा कर दिया गया। बात रिहा करने के लिए, लेकिन बात कानूनी प्रक्रिया अगर संविधान की बात मानती है तो सबके साथ बराबर होनी चाहिए। तो कन्हैया उमर खालिद के साथ बराबर क्यों नहीं हुआ? खालिद किस लिए जेल में है? तो ये किताबें हमारी आंखें खोलती है, हमको सोचा, आप मान ले इसकी बात जरूरी नहीं है, आप सोचिए तो इस दिशा में ऐसा क्या होता है, 2 में से एक छूट जाता है कि रह जाता है समान अभियुक्त होते हुए। तो ये किताब हमको बताती है कि आपको जेल के भीतर का समाज इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आप देश में रह रहे हैं और जेल देश के बाहर नहीं है, उसमें समाज का एक हिस्सा रहता है। तो जो हाशिए के हाशिए होते हैं वो जेल हो सकती है, वेश्यागृह की बस्तियां हो सकती है, उससे हम इतनी नाक भौं क्यों सिकोड़ते हैं? क्या हमने कभी जानने की कोशिश की? ये किताबें रास्ता बताती हैं। हम मनुष्य हैं, हमको घृणा करने का हक है, बिना जाने तो बिना जाने तो कर रहे हैं, देश के लोग देश को तबाह कर रहे हैं। अब जानिए,
हमें बहुत अपने देश की कानूनी प्रक्रिया को जानना हमारे लिए अपरिहार्य है। देश के संविधान के कुछ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक बात लिखते हैं, एक लाइन, स्वतः प्रति अर्पित। जब आप पढ़ते हैं संविधान का घोषणा पत्र तो आप भी यही पढ़ते हैं, स्वतः प्रति अर्पित। पहली ऐसी किताब है, पहला ऐसा व्यक्ति है दुनिया में जिसने पूरी किताब को खुद को अर्पित किया। खुद माने बाबा साहेब को नहीं, आप जब पढ़ रहे होते तो आप अपने को अर्पित करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अर्पित है, तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए बराबर है, प्रत्येक व्यक्ति को उतने अधिकार प्राप्त है। तो ये किताबें हमें बताती हैं कि नहीं, हमको जानना चाहिए। जब हम जानेंगे तो हम नियंत्रित कर सकेंगे। आम आदमी को लेना देना ही नहीं है। जेल में तो बुरे ही लोग जाते हैं, तो जेल की कहानी का क्या? वेश्यालय का तो नाम भी नहीं लिया जाना चाहिए। तो समाज का अगर हमारा हिस्सा है तो मैं नहीं कहती, पर जानना चाहिए। हिरासत में मौतें कैसी होती हैं, आवाज नहीं उठती। कभी कभी मीडिया उठाता है, कभी नहीं उठाता है। हिरासत में भी मौत रहस्य बनकर रह जाती है। हिरासत में भी मौतों के विरुद्ध, जैसे एक सुनील बत्रा वाले, उसने भी बड़े प्रश्न उठाए थे। वो और सुनील बत्रा को न्यायालय ने बहुत मान सम्मान दिया था, उस अभियुक्त को, क्योंकि और खुद न्यायमूर्ति अय्यर ने तिहाड़ जेल की यात्रा की थी, क्योंकि उसमें कुछ लोगों की, जैसे कुछ अधिकारियों की, कुछ बड़े व्यापारी थे जो बहुत फंस गए थे और वो जेल में आते हैं, उनको बीमारी है, छाले है शरीर पे, इसके बावजूद उनको पीटा जाता है। इतना मारा गया कि वो मर जाते हैं। शराब पीने की वजह से उनको लीवर कैंसर हुआ था। बड़े अच्छे मतलब बड़े व्यापारी थे। ऐसी घटना सुब्रतो राय के साथ भी घटी। इसका मतलब नहीं कि वो अच्छे थे। ऐसी घटना एक और व्यक्ति के साथ घटी जिसके पीछे इन्होंने लोहे की राड डाल दी थी। सिर्फ उस कैदी ने जेलर की बात नहीं मानी थी। जेलर ने कुछ कहा था कि मेरी बात मान लो, पैर दबा दो या क्या, ध्यान नहीं आ रहा है, आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। उन्होंने मना कर दिया था या अपनी अशक्तता जताए हों। उन्होंने राड इतनी डाल दी कि उसमें निरंतर ब्लीडिंग, निरंतर खून बह रहा था और जेल वालों ने उसको पूरे बचाने की कोशिश की। उनको बवासीर था, उनको बीमारी थी, उनको ये था, लेकिन कहानी बाहर आ गई। इतनी क्रूरता, ये तमाम तरह की क्रूरताएं जेल के भीतर हुई और उसकी मृत्यु हो गई। उसको जब अंततः वो छिपा नहीं पाया, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, तो उनको मृत घोषित कर दिया गया। तो तिहाड़ के पिल्लई को डॉक्टर नहीं दिया गया, जबकि वो जरूरी है। पिल्लई को चिकित्सा नहीं दी गई, वो जरूरी है। और वो आदमी व्यापारी था, फंसा था कैसे पता नहीं, पर उसमें घमंड नहीं था। वो उसने जेल के किसी नियम को नहीं तोड़ा था। उस आदमी को भी खून फेंक के मर गया, कैंसर से मर गया, और अंतिम समय तक उसको दवाइयाँ नहीं दी गई। तो इस तरह से तमाम जो अभियुक्त जाते हैं उनको सजा मिल चुकी होती, फिर से आप उन्हें टॉर्चर क्यों करते हैं? जो जेल में है, पुलिस की सजा मिल चुकी है, रिमांड पे जा चुके हैं, वो अपनी सजा भुगत रहे हैं। तो ऐसे में तमाम लोगों को एक अलग तरह का पीटा जाना आम बात है, और दुर्दांत पीटते हैं। कोड़े, हरियाणा जेल में आज भी ये व्यवस्था है कि 30 कोड़े आप वयस्क को लगा सकते हैं, किशोर को 15 कोड़े। अब पढ़िए, मैं कहना चाहूँ तभी इसका सारा हिस्सा नहीं बता सकती, अब पढ़िए। अब निर्भया कांड आता है। निर्भया कांड बिल्कुल मृत्यु दंड के लायक थे, और मृत्यु दंड या हिरासत में राम सिंह की मौत हो जाती है, संदिग्ध हो जाती है। तो जब मृत्यु दंड मिलने ही वाला था एक किशोर को, वो बच जाता है। बाकी तो राम सिंह को ये बता दिया गया कि आत्महत्या की, 12 फीट की ऊंचाई पर आत्महत्या कर ही नहीं सकता था, जबकि वहां पर कुछ मौजूद नहीं था। ऐसा सुनील गुप्ता बताते हैं कि नहीं कर सकता था वो। उससे जेल के अंदर भी सुनने के बाद, क्योंकि जिस तरह से बलात्कार हुआ था दिल्ली निर्भया का, कि पिछला दरवाजा लॉक हो गया था, तो उसको बस से बाहर फेंकने के लिए एक हाथ में उसकी अकड़ियां थामे और दूसरे हाथ से बाल खींचते हुए ला करके सड़क पे फेंका था। तो दुर्दांत था, कहीं से भी जीवन
या जीवन दान देने के लायक नहीं था, लेकिन फांसी होती ना, जेल के अन्य कैदियों को उकसा कर उसको मार डालो, वो हत्या करवाई गई। तो सुनील उसके खिलाफ बात करते हैं। सुनील गुप्ता एक और बात कहते हैं जहाँ मेरी सहमति नहीं बनती है। वो कहते हैं कि जेल के अंदर डॉक्यूमेंट्री बनाने की छूट नहीं देनी चाहिए थी, पर बिमला मेहरा ने दी, और हम लोगों ने कहा कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो बोले आपको क्या है? उन्होंने कहा कि भाई जो निर्भया कांड के कैदी हैं उनको सुरक्षित जेल में भेज दीजिए, नहीं तो अन्य कैदियों को भी गुस्सा आया हुआ उन्हें मार देंगे। तो बोले मार देने दो। लेकिन यहाँ आकर हमें लगता है कि उनकी जगह हम में से कोई भी स्त्री होती तो यही कहती, क्या जिस उसकी अतड़ियाँ तक एक जगह नहीं थी, उसके शरीर का एक भी आर्गन एक जगह नहीं था। मतलब आप अंदर से अतड़ियाँ खींच के निकाल सकते हैं, फिर तो नहीं जीने लायक है ना। और वो लोग भी कहते हैं कि हमारा क्या दोष है, वो इतनी रात को घूम रही थी और हम लोग जहाँ रहते हैं वो बहुत गलत जगह है। इसके बावजूद वो सुनील बत्रा कहते हैं कि बिमला मेहरा को डॉक्यूमेंट्री बनाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि उन्होंने बनाई और प्रधानमंत्री ने उस पर बंदी लगा दी। हम लोगों ने देख लिया था, आप लोग में से कुछ लोगों ने शायद देखा हो। तो हिरासत में मौतों की भी अपनी बहुत सारी कहानियाँ हैं। मैं इसके बाद आप पढ़िएगा, मैं सिर्फ अफजल गुरु के बारे में कह करके बात रखती। उसके बाद बहुत सुंदर है जेल के योद्धा अन्ना हजारे, लेकिन आप पढ़िएगा। एक आध किताब मैं आप लोगों को भेज दूंगी। अफजल गुरु का भी उसके पहले एक बात कहते हैं कि लाल किताब में वर्णित है कि जिसको बहुत दरिद्री आ जाती है, बड़े हमारे दिन बुरे चलते हैं, तो जेल का खाना खा लिया तो सारे संकट मिट जाते हैं। तो बड़े बड़े लोग जाते हैं जेल में खाना खाने, रिक्वेस्ट करते हैं। तो लाल किताब में लिखा है, और लाल किताब तांत्रिक लोगों की बाइबल है। तो रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं नहीं जेल में आप हमको खाना दे दो। और कई बार औरतें छोटे मोटे अपराध करके, जाहिर सी बात है कि गरीब और झुग्गी झुग्गियों बस्तियों की वो जेल में चली जाती हैं जब वो प्रेग्नेंट होती है। दो कारण होते हैं, एक तो बेसिक मूलभूत कि उन लोगों को खाना वगैरह उतना अच्छा नहीं मिलता है, तो जेल में सुविधा का ध्यान रखा जाता है। दूसरी बात उनका मानना है कि अगर जेल में आपको बच्चा हुआ तो बेटा ही होगा, और उसका संबंध वो कृष्ण से जोड़ते हैं, तो इसलिए वो चली जाते हैं। कुछ लोग जेल के बड़े बड़े न्यायाधीश, पुलिस अफसर, वकील, बैंक कर्मचारी जेल की मिट्टी लेकर आते हैं अपने घर में। हाँ, उनको लगता है घर बनाते समय करेंगे तो सारा दोष दूर हो जाएगा, सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। और उस मिट्टी का कई सारे साधु फकीर उसके ताबीज बेचते हैं। खास तौर से फांसी के तख्ते पर जो लटक गया है उसकी कोई लकड़ी मिल जाए, उसकी कोई चीज मिल जाए तो हमारे घर के सारे संकट, हम भारत के लोग। तो मैं भी बड़ी इसलिए मैंने कहा इस किताब को चुना, इसलिए नहीं कि आप कोई अपनी अंतिम फेवरेट किताब नहीं बता सकते। राम ने कसम ली थी कि एक पत्नी होगी उनके साथ, और उसके बाद से एक परंपरा चलेगी, एक पत्नी एक पति के साथ, आप एक प्रेमी एक प्रेमिका के साथ आप प्रतिबद्ध हो। पर किताबों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता ना, अंतहीन प्रेमिकाएं हो सकती हैं। इसके लिए किताबें अंतहीन प्रेमिकाएं हो सकती हैं, ये मोहब्बत बढ़ती ही जाती है, कम नहीं होती, अलग तरह का इश्क है किताबों से। तो आप देखिए इतने बैंक के प्रबंधक लोग, प्लीज प्लीज थोड़ा सा खाने का इंतजाम करो। केवल जेल का खाना ही नहीं, एक मैनेजर की बात, महिला मैनेजर, पुरुष भी इसमें शामिल है, न केवल उसने जेल कैदियों के साथ खाना खाया, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, सारा काम किया, क्योंकि हम बहुत निर्भय जीवन जी सकते हैं, सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी। बच्चों को अगर जेल का खाना खिलाएंगे या कुछ दे देंगे जेल की मिट्टी से बना हुआ, तो परीक्षाएं पास कर लेंगे। इसी बहाने आप लोग जाइए, पढ़ जाइए, एक बार देखिए इस तरह का अंधविश्वास। अब 2000 वो कहते हैं कि 2001 से आप देखेंगे तो तिहाड़ के जेल में बच्चों के पैदा होने वाले की संख्या लगभग दुगना हो गई।
ये लोग गर्भवती स्त्रियों को तो कैद में रखते नहीं थे, क्योंकि उससे लगता था कि वो पुत्रों के प्रति मोह पर एक अंधा आस्था और बढ़ेगी, उसमें जेल काम नहीं करना चाहता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, जेल की दीवारों में, झोपड़पट्टियों में चिपकाया कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता। इसके बावजूद यह अंधविश्वास जेल में चलता है। मुझे खुद आश्चर्य लगा कि बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े यहाँ तक कि जेल के जज वगैरह भी जेल के खाना खाने, वहाँ की मिट्टी लेने में इतनी अगाध आस्था है, तो इस देश से अंधश्रद्धा तो नहीं ही जाएगी। अफजल गुरु को फांसी और उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आप पढ़िए, आपको मिलेगी। सचमुच उसको भी कहीं भी उसका ये नहीं था, उसने केवल एक व्यक्ति को रहने के लिए मदद की थी, रहने के लिए भी किसी और से बात की थी। और अफजल गुरु को भी उस तरह के किसी षड्यंत्र में शामिल होने का कोई सबूत न्यायाधीश के पास भी नहीं था। न्यायाधीश का बयान आप पढ़ लीजिए तो उन्होंने ये लिखा है कि किसी भी तरह का सबूत अफजल गुरु के खिलाफ उस तरह का नहीं है, जिस तरह के आरोप लगे हैं, इनको फांसी इस आधार पर दिया जा रहा है, हम जन भावनाओं का आदर करते हुए इसको फांसी देते हैं। तो हम जन भावनाओं का आदर करते हुए कहते हैं खालिद को रिहा कर दो, नहीं करेंगे आप। जन भावनाओं का आदर करते हुए रोहित वेमुला की आत्महत्या रोक लेनी चाहिए थी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में अपनी तरह का अकेला लड़का, पीएचडी का, मैंने जितना पढ़ा, मैंने बहुत कम पढ़ा है, किताबें तो इतनी है, एक बुक भी नहीं पढ़ा है मैंने। लेकिन मैंने जो पढ़ा है तो मुकम्मल दृष्टि जो होती है पढ़ने की, समझने की समाज को, भगत सिंह के बाद मैंने रोहित वेमुला में देखा। कहाँ वो इतने चांद सितारों की बात करता हुआ बच्चा आत्महत्या कर लेता है, तो रुक जाना चाहिए ना। आज तक उसकी मां न्याय की लड़ाई लड़ रही है। नजीब कहाँ गायब हो गया उसकी मां के बारे में? तो जनभावनाएं उसके लिए भी तो करती। किसानों का आंदोलन जन भावनाओं में उसके लिए नहीं होना चाहिए। हैदराबाद तेलंगाना के जो किसानों का इतना कल्चरल प्रतिरोध था, वैसा हमने देखा ही नहीं। तो जनता तो वहां भी साथ में थी। तो मतलब ये है कि इसमें कोई सबूत नहीं था। कई बार न्याय और अन्याय के बीच की फाक बहुत मुश्किल हो जाती है करनी। कई बार हमको सच मिलता ही नहीं है। अफजल गुरु को कोई और सारी फांसी कागज लिखते हैं, सारा मामला केवल उसने कबूल कर लिया था कि वहां उसने उसको पहुंचाने में सहायता की थी, दिल्ली में एक दिन रहने की। यही एकमात्र कबूलनामा था जिसके आधार पर अफजल गुरु को फांसी दे दी गई। और उसको भी नहीं, उसके घर पे भी नहीं बताया गया। तबस्सुम को भी मीडिया से पता चला। उसका पुत्र गालिब 2 वर्ष का था, उससे अंतिम इच्छा नहीं पूछी गई और उसके लिए जो पुनर्विचार की याचिका भी खारिज कर दी गई। उससे पूछा वसीयत, कुछ नहीं। राष्ट्रपति ने एक साथ 2 लोगों में से एक को किया माफ और दूसरे को नहीं किया। तो इस तरह से तमाम वो चीजें हम फांसी के पहले हम उसके साथ बैठ गए, पूछा कि वह चाय पीना चाहता है। जैसे ही हम दोनों चाय पीने लगे, अफजल ने अपने केस के मामले में शांत स्वर में बोल पड़ा। उसने कहा मैं आतंकवादी नहीं था। इतना ही नहीं, वो यह भी बताया कि कुल मिलाकर मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ना चाहता था, पर भारत में सुनता ही कौन है। मेरी लड़ाई कभी थी ही नहीं किसी से, न ही मैं कश्मीरी अलगाववादी बनना चाहता था। केवल इतना, मेरी लड़ाई केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। तो अब सुनील गुप्ता उसको देख रहे थे, तो अफजल गुरु कहते हैं कि मैं आपकी आंखों में करुणा देख रहा हूँ, क्या आप उस समय फांसी के समय आप मौजूद रहेंगे? लेकिन शांति से, बहुत शांति से गुनगुनाते हुए, आप कब चाय और चाहिए थी, लेकिन चाय बनाने वाला जा चुका था। इस तरह से अफजल गुरु चले गए। छोटा सा पत्र लिखा जो उनके घर वालों को नहीं दिया गया। मोहतरम कुनबे वाले और मेरे हामियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से
खुदा ने इसी मर्तबे के लिए मेरा इंतखाब किया था कि अपनी ओर से मैं सभी हामियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हम सबको हमेशा सच्चाई और नेकी की राह पर बने रहना चाहिए और हमारा आखिरी सफर भी हमेशा अच्छाई और नेकी पर खत्म होना चाहिए। अपने कुनबे के लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरी मौत पर आंसू बहाने की बजाय मुझे हासिल होने वाले मर्तबे का तहे दिल से एहतराम करें। रब अल अलामीन खुदा आपका सबसे बड़ा हाफिज और मददगार है। मैं आप सबको अल्लाह की हिफाजत में छोड़कर जा रहा हूँ। बस इतना ही उसका अंतिम पत्र था। ये किताब तमाम चीज़ों का भ्रम तोड़ती है। अंतिम चैप्टर अन्ना हजारे पर है, वो आप पढ़ लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें कि आप बहुत देर से सुन रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हमें किताबों के जरिए उन सारे अनछुए पहलुओं को देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। कुछ न करें हम, लेकिन हम सच जानते रहें। हमसे हम बहुत कुछ कर जाएंगे। मैं तो कहती हूँ हमारे यहाँ विद्यार्थी अब्बा हैं, पीएचडी के छात्र हैं, बाला है, धनराज है, मंथन है, ये सारे हमारे विद्यार्थी हैं। मैं इनसे कभी नहीं कहूँगी तुम क्रांति करो, क्योंकि क्रांति करने से पहले राम प्रसाद बिस्मिल की आप कथा पढ़ो। उसमें इतना रोमांटिसिज्म नहीं है। हमने देखा, हम गाते हैं बड़े जोर से, आंदोलनों का हम नारा बना लेते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लेकिन आप जाकर उस आत्मकथा को पढ़िए, कई दिन केवल आटे खाए हम, कच्चा आटा फाका है। कच्चा आटा तो सारी रुमानियत निकल जाती है। और हमेशा हमारी पीढ़ी जो है एक बस आप इसको आईने के सामने अपनी खबर की तरह देखें। हमेशा हमारी पीढ़ी को लगता है कि सारी चीज युवाओं ने करनी चाहिए। क्यों भाई, क्यों? वो अपना सब कुछ खत्म करके देश बदलेंगे, हम लोग क्यों नहीं बदलेंगे? हम जिंदा हैं ना, सांस ले रहे तो जिंदा है। हम उसके बराबर साथ में कभी नहीं खड़े होते हैं। हम उनको एक हताशा और अवसाद में ढकेलते हैं। युवा लोग तिहाड़ पहुंच जाते हैं। उसके पीछे उसकी मनोवैज्ञानिकता हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। हम रोमांटिसिज्म की तरफ बढ़ो। अब तो हमारा समय बीत गया, अब आप युवाओं से ही उम्मीद है। क्या उम्मीद है? हमने कौन सा भारत उनको दे दिया भाई? हमारे पूर्वज तो हमको ठीक ठाक भारत देकर गए थे, हमने क्या दिया? तो उनको शहादत क्यों ढकेलोगे मत? हम जिंदगी भर अपना जीवन जीते रहे, अंत समय में आया तो हमको क्रांति सूझने लगी। पढ़िए राम प्रसाद बिस्मिल की किताब, इसलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए। एक लड़का 16 साल का घर से निकलता है पगड़ी पहन के, अंत के उसके पास इतना कपड़ा नहीं है कि पगड़ी का ही लुंगी बना के पहनने लगा। भगत सिंह महीनों सर में तेल नहीं, इसलिए बाल कटवा दिया। तो भगत सिंह और साथियों का दस्तावेज, तो तमाम ऐसी किताबें हैं जो हम लोगों की पीढ़ी को पढ़नी चाहिए, ताकि हम अपने युवाओं से क्या संवाद करें ये हमें समझ में आना चाहिए। आप लोगों ने इतनी देर से झेला, सुना, सहा। आप लोगों की मोहब्बत का कोई भी पर्याय नहीं है मेरे पास। बस इतना ही कहूँगी कि किस तरह दूं धन्यवाद जो केवल धन्यवाद न लगे। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद।